Good morning, students. My name is Mohit Saxena and the subject is Computer Application 165 for class 9th. In this video, I will discuss the system softwares and application software. So these two topics I will discuss in this video. In my previous video, I told you about what is the software and what are the types of software. And in this video, I will explain system software and application software. तो start करते हैं system software से. The definition is System software refers to the programs that control internal computer operations and make best use of the hardware. System software एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को और मेक बेस्ट यूज ऑफ द हार्डवेयर, और हार्डवेयर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने में हेल्प करते हैं. अब इसे समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है. देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए वर्क करता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बिना कंप्यूटर के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं वो पूरे नहीं हो सकते, और अगर कोई यूज़र किसी भी कंपोनेंट्स जैसे हार्डवेयर, जैसे आपका प्रिंटर और स्कैनर्स, कीबोर्ड, माउस, इनका यूज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है. अब फर्स्ट हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम. ये एक ऐसा प्रोग्राम है विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन ए यूजर एंड ए हार्डवेयर. एक यूजर यानी आपके और हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे प्रिंटर वगैरह, इनके बीच में वर्क करता है. इस सेंटेंस में एक लाइन आई है इंटरफेस. अब देखिए इंटरफेस का मीनिंग क्या है. जैसे कि कपल्स होते हैं, आपके मदर और फादर, जिस टाइम पर उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि आप लोग ही उनके बीच में इंटरफेस का वर्क करते हैं. जैसे अगर फादर को मदर से कोई बात कहनी होगी तो वो डायरेक्टली नहीं कहेंगे उनसे, वो आपके थ्रू बोलेंगे. और ऐसे ही अगर मदर को कोई बात कहनी होगी आपके फादर से तो वो भी उनसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, आपकी हेल्प से उनसे बात करेंगे. तो आप यहाँ पर इंटरफेस का वर्क कर रहे हैं. अगर आप नहीं होंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक, ये तो था एक एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल आप ऑपरेटिंग सिस्टम का समझिए. मान लीजिए आपके पास एक कार है. ठीक है, कार में देखिए, कार कब आप ऑपरेट कर पाते हैं? जब आप उसके स्टीयरिंग का यूज़ करते हैं, एक्सीलरेटर, क्लच और ब्रेक का यूज़ करते हैं, तभी तो आप उस कार को यूज़ कर पाते हैं. और जो कार के हार्डवेयर हैं जैसे व्हील्स वगैरह, उनका यूज़ आप इन 3-4 चीज़ों की हेल्प से ही कर पाते हैं. ठीक ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें कंप्यूटर से जुड़े हुए जो हार्डवेयर होते हैं उनका यूज करने में हेल्प करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप और हम कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. तो ये यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए यूजर हार्डवेयर से बातें कर पाता है. आप और हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से बातें कर पाते हैं. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में नहीं होगा तो हमारे लिए कंप्यूटर बस एक मशीन ही बनकर रह जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज प्रोसेसर्स. मैंने मेमोरी वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि कीबोर्ड से हम जो भी टाइप करते हैं, चाहे वो नंबर्स हैं या फिर ABCD हैं, तो ये जो नंबर्स और ABCD होते हैं कंप्यूटर इसको नहीं समझता. कंप्यूटर बस एक ही लैंग्वेज समझता है और वो है बाइनरी लैंग्वेज.
जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो होते हैं वो हमें हमारी बातों को, कंप्यूटर को उसकी भाषा में बदलने के लिए काम में आते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटर्स, इसीलिए हम इनको ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। दीज आर डिजाइन्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। जो भी हम बटन प्रेस करते हैं उसके प्रोग्राम कोड को मशीन कोड यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने का ये काम करते हैं। अब देखिए इसके कुछ टाइप्स हैं। आप ऐसे मानिए कि ये 3 लोग आपके सामने हैं, जिनका पहले का नाम है असेंबलर, दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर और तीसरे का नाम है कंपाइलर। असेंबलर का यूज बहुत पहले होता था, जिस टाइम पर ऐसे कीबोर्ड आते थे जिन पर कुछ सिंबल्स बने रहते थे। अब ये जो असेंबलर होते थे ये क्या वर्क करते थे कि जो सिंबल्स थे उनको हम कीबोर्ड से सिंबल्स प्रेस करते थे और असेंबलर उस सिंबल के पीछे के सिंबल को डिकोड करते थे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए इस असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। और असेंबलर का काम होता था कि इन सिंबल्स को कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर जब टाइम चेंज हुआ तब हमारे पास ऐसे कीबोर्ड आने लगे जिन पर ABCD लिखी होती है और नंबर्स लिखे होते हैं। तो उस टाइम पर हमने असेंबलर का यूज करना बंद कर दिया और हमारे कंप्यूटर में आने लगे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होते हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स ABCD और 1 2 3 4 इन्हें कन्वर्ट करने का वर्क करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब कि 0 और 1 लैंग्वेज में। फिर आता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का भी वर्क सेम होता है जो इंटरप्रेटर का होता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब कि ABCD और 1 2 3 4 को बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक डिफरेंस है कि जब पहले इंटरप्रेटर बना था तो इंटरप्रेटर जो था वो अगर आपका एक पेज है, आपने एक पेज टाइप करा तो उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो कि काफ़ी स्लो था। कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती थी क्योंकि ये बस एक बार में एक लाइन को ही ट्रांसलेट कर पाता था। लेकिन फिर इस बाद में इसको अपडेट करके इसका नाम रख दिया कंपाइलर। अब ये कंपाइलर क्या करता है कि जो भी आप टाइप करते हैं वो पूरा पेज एक ही बार में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे हम असेंबलर्स का, फिर टाइम चेंज हुआ, हमने यूज़ करना स्टार्ट करा इंटरप्रेटर का। लेकिन इंटरप्रेटर में भी थोड़ी स्लोनेस थी, फर्क बहुत ज़्यादा डिले में करता था ये। इसकी वजह से इसको अपडेट करके इसको बना दिया गया कंपाइलर। लेकिन तीनों का वर्क सेम होता है, तीनों का वर्क वही है, जो भी हम टाइप करते हैं या फिर क्लिक करते हैं उसे बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, इसे हम और आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर is a computer program that controls a particular device that is connected to your computer। आपके कंप्यूटर से अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उसे कंट्रोल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की यूज हम लोग करते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आपके पास एक कार है, कार एक डिवाइस होती है, लेकिन वो डिवाइस कब रन करेगी, कब वर्क करेगी, जब आप उसमें बैठेंगे, यानी कि कार का ड्राइवर उसके साथ बैठेगा तभी वो कार चल पाएगी। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं वो सभी डिवाइसेस हैं, और वो डिवाइसेस तभी वर्क करेंगी जब उनका ड्राइवर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर हैं तो ये नहीं है कि स्पीकर आपने लगा दिया और वो वर्क करना चालू कर देगा। उसमें से साउंड तभी जनरेट होगा जब आप उसमें साउंड ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो ये नहीं कि कीबोर्ड लगाते के साथ ही वर्क करना चालू कर देगा। जब तक कंप्यूटर में उस कीबोर्ड के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे तब तक वो वर्क नहीं करने वाला है। तो ये डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका आपसे कुछ लेना देना नहीं होता, ये बस सिस्टम के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स असिस्ट द कंप्यूटर
बाई ब्रेकिंग अप और स्कैनिंग, क्लीनिंग और वायरसेस। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर की हेल्प करता है, सहायता करता है दो तरीके से। कैसे? एक तो आपके जो भी कंप्यूटर में डेटा है, अगर आप उसको बैकअप करना चाहते हैं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसकी आपकी उसमें हेल्प करेगा। सपोज कीजिए अगर आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ गए हैं तो आपके कंप्यूटर को स्कैन करने का वर्क और क्लीन करने का वर्क भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ही करते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की पहली टाइप है एंटीवायरस। एंटीवायरस को भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। ये सिस्टम के लिए वर्क करता है, आपके लिए नहीं करता। एंटीवायरस इज ए प्रोग्राम विच स्कैन्स योर डिस्क फॉर वायरसेस एंड रिमूव्स देम इफ एनी वायरस इज फाउंड। एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि स्कैन करता है आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क वगैरह को फॉर वायरस के लिए, एंड रिमूव्स देम इफ एनी वायरस इज फाउंड, और अगर उसको कोई इस दौरान कोई वायरस मिल जाता है तो ये उसको रिमूव भी कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिस्टम आपके जो कंप्यूटर है उसके लिए वर्क करता है। इसका काम होता है हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स। ये जो भी आपकी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाने का वर्क करता है, और ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स। एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? देखिए एन्क्रिप्शन का मीनिंग होता है, एन्क्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग डेटा इन ए फॉर्म विच कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाई एनीवन। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसे कन्वर्ट करना एक ऐसी फॉर्म में जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो। ऐसा क्यों किया जाता है कि सपोज कीजिए आप कोई हैकर अगर आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उसमें से कुछ जानकारी वो लेना चाहता है, तो अगर वो फाइल को चुरा भी ले तो भी वो उसमें कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट टेक्निक होती है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि कन्वर्टिंग द एन्क्रिप्टेड डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि एक ऐसा डेटा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एन्क्रिप्ट हो चुकी है, अगर हम उसको वापस अब इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इस टेक्निक को कहते हैं डिक्रिप्शन। और ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल्स होते हैं, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर की हेल्प करते हैं, ना कि आपकी। और क्योंकि ये कंप्यूटर की हेल्प करते हैं, इसी वजह से हम लोग इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो ये थे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो कि सिर्फ सिस्टम के लिए बने हैं, आपके लिए नहीं बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, और यानी कि कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन भी हो सकता है, डिजाइन फॉर द एंड यूजर, जो कि एंड यूजर के लिए बना है। अब एंड यूजर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एंड यूजर का मीनिंग है कि आपके लिए और हमारे लिए बना है। सिस्टम को इससे कुछ लेना देना नहीं होता, कंप्यूटर इससे अपना वर्क नहीं कराता है, ये हमारे लिए ही वर्क करता है, आप और हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी कई कैटेगरीज में डिवाइड हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको दी गई हैं। पहली कैटेगरी होती है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब आमतौर पर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ, इसे ऑफ द शेल्फ के नाम से भी जाना जाता है। एंड कैन बी यूज फॉर वेरियस टास्क। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा कि जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कई सारी टास्क के लिए यूज किए जा सकते हैं, सिर्फ एक ही टास्क के लिए नहीं, काफी सारी टास्क के लिए यूज किए जा सकते हैं। इट इज नॉट लिमिटेड फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन और वन फंक्शन। ये किसी भी एक संस्था के लिए काम नहीं करता, ना ही किसी एक फंक्शन के लिए काम करता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस, कंप्यूटर गेम्स, ये सब आते हैं। अब देखिए, मैं अगर MS ऑफिस की बात करूं तो MS ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं।
हर किसी की अलग अलग टास्क होती हैं, हर कोई अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। दूसरी बात कि जो MS ऑफिस है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता है। आप चाहें तो उसका यूज़ स्कूल में कर सकते हैं, या किसी MNC में कर सकते हैं, या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट नहीं है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ कर सकती है, और ना ही ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बना हुआ है। आप MS ऑफिस का यूज़ कई सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, आप इसमें लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं, और भी आप इसमें टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों के लिए, काफ़ी सारी टास्क के लिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बाउंड है और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड है। सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेनली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि मेनली किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। These applications are designed to be used for specific task. ये किसी एक कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, such as appointment system, reservation system, attendance system, billing system. जैसे कि अगर आपकी कंपनी में हमें नीड है एक ऐसे सिस्टम की कि अगर एम्प्लॉय आए और एम्प्लॉय आने के बाद अपना थंब उस मशीन पर लगाएं और उनकी अटेंडेंस कैच हो जाए, है ना, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये मशीन कहलाएगी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसको मेनली डिज़ाइन करा गया है अटेंडेंस लेने के लिए। और आजकल मोस्टली कंपनीज में, स्कूल्स में इन्हीं मशीन्स का यूज़ करा जाता है। इनमें ग्रीन तरह की लाइट जलती है, और जैसे हम अपना थंब इस पर रखते हैं तो यहाँ से हमारी अटेंडेंस लग जाती है ना। बिलिंग सिस्टम आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं तो बस में कंडक्टर के पास में एक डिवाइस होती है, वो आपसे डिस्टेंस पूछता है कि आपको कहाँ तक जाना है। उसके बाद वो उस मशीन में प्राइस फिक्स करता है और एक स्लिप निकल कर आ जाती है ना। तो ये जो बिलिंग सिस्टम है, ये इसका मेन पर्पस क्या है कि आपको टिकट देना। तो ये भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये टास्क बाउंड तो होते हैं कि सिर्फ एक ही टास्क करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड नहीं होते। आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड द यूजर। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये किसी भी एक यूजर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। These softwares is also known as tailor-made और bespoke softwares. For example, NRPS ऐप। ये जो NRPS ऐप है, ये हमारे स्कूल की एक ऐप है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यूजर की डिमांड पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो भी यूज़र की नीड है, अगर सपोज कीजिए कोई स्कूल अपनी ऐप बनवाना चाहता है, तो वो क्या कहेगा उनसे कि हमें इसमें इंटरेक्टिव क्लास के लिए एक ऑप्शन चाहिए, जिससे कि हम बच्चों से लाइव क्लासेस अटेंड करवा सकें। हमें असाइन होमवर्क को असाइन करने के लिए एक पेज चाहिए जिसमें हम बच्चों को होमवर्क दे सकें। हमें बच्चों को नोटिफिकेशंस देने के लिए भी एक पेज चाहिए जिसमें हम बच्चों को नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकें। एक हमें ऐप में ही अटेंडेंस सिस्टम भी चाहिए जिसमें बच्चे रोज अपनी अटेंडेंस लगा सकें। तो ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये एक से ज़्यादा टास्क कर पाते हैं, जबकि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही टास्क कर पाता है। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक से ज़्यादा टास्क कर पाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम वर्क करता है, लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको डिज़ाइन करवा रही है, सिर्फ उसी के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर है ये इनमें कुछ डिफरेंसेस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आई होप आप लोगों ने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी। और इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर टॉपिक हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन स्टे होम, टेक केयर, बाय।